The words of candidate Trump, अब की बार ट्रम्प सरकार। एक पुरानी कहावत है कि अपने ही दम से जहूरा है, नहीं तो जब तक आप किसी दूसरे के बलबूते अपने आप को ताकतवर समझते रहेंगे, आप हमेशा उपेक्षा का शिकार रहेंगे। आपकी हमेशा उपयोगिता बड़े देश, बड़े लोग यूटिलाइज करते रहेंगे। वही हाल कुछ इन दिनों भारत और अमेरिका के संबंधों के दौर में देखा गया है। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप आदि की तमाम संज्ञाएं फ्लॉप होती नजर आ गई हैं। सीज फायर का क्रेडिट न मिलने से, या फिर यूं कहें कि नोबेल की अभिलाषा लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत को आंखें तरेर कर देख रहे हैं, भारत इस वक्त अपने ही देश में, भारत की सत्ता अपने ही देश के नागरिकों के सामने शर्मसार होती नजर आ रही है। जहां सिर्फ न विपक्ष ताने मार रहा है, बल्कि न्यूट्रल लोग, इंटेलेक्चुअल लोग भी नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी को फ्लॉप बता रहे हैं। हमारे ही देश भारत में न जाने कितने संत महात्मा, नेता और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले लोग हवन पूजा कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के लिए दुआएं मांग रहे थे। भारतीय मूल के नागरिक जो अमेरिका में रहते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत यूं मानो कि नरेंद्र मोदी की जीत मान रहे थे, भारत माता की जीत मान रहे थे। कुछ इस तरीके का परसेप्शन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अमेरिका में भी देखने को मिल रहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव दूसरी बार लड़ रहे थे और वह जीते भी। लेकिन उनके जीतते ही अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी यानी वीजा H1 पॉलिसी भारत के लिए सबसे पहले इतना घातक बनी, और उसके बाद अब टैरिफ पॉलिसी भारत के लिए एक बड़े घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश लगातार डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं। आप सब ने अभी तक देखा कि ऑपरेशन सिंदूर पर सीज फायर का क्रेडिट लेने की जो होड़ थी, जो जिद थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसका पुरजोर विरोध हमारे देश की सरकार नहीं कर पाई। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतना साहस होता कि वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को नेग्लेक्ट करते और इस पर अपने कदम को वरीयता देते और भारतीयों को और भारतीय विपक्ष को यह बताते कि जो भी सीज फायर हुआ है वो भारत पाकिस्तान के डीजीएमओज के मध्य वार्ता करके और दोनों के राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा शक्ति की वजह से हुआ है, न कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। लेकिन नरेंद्र मोदी अब तक यह करने में सफल रहे। उसी का खामियाजा भारत को आज भुगतना पड़ रहा है कि भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। अब टैरिफ को अगर आसान भाषा में समझा जाए और सांख्यिकी व्याकरण में समझा जाए तो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर जो कर लगाता है, जो टैक्स लगाता है, वही टैरिफ कहलाता है। अब अगर टैरिफ को समझा जाए तो टैरिफ अपने देश की जीडीपी को ग्रोथ करने में सहायक होता है, अपने देश के बजट को बचाने में, अपने देश के उद्योग धंधों को बचाने में और अपने देश के प्रोडक्ट को स्वावलंबी बनाने में, उनकी मांग बढ़ाने में सहायक कदम भी माना जाता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम, अपने देश के लोगों की पेइंग कैपेसिटी में सुधार करना भी आवश्यक है। लेकिन यह देखने को भारत में तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अमेरिका के लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, उनकी पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी है। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री ने भी अपने एक भाषण में पलटवार करते हुए कहा कि हमको चाहे निजी रूप से कितना भी विरोध का सामना करना पड़े, कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम भारतीय किसानों, भारतीय मछुआरों और भारतीय पशुपालकों के भविष्य के साथ नहीं खेल पाएंगे। क्योंकि अमेरिका यही चाहता है कि जो भारत से कृषि प्रोडक्ट यानी कृषि पर डिपेंडेंट जो भी प्रोडक्ट अमेरिका जाते हैं और जो भी डेयरी प्रोडक्ट जाते हैं, उन पर अमेरिका में भारत 0% टैरिफ कर दे और भारत रसिया से कच्चा तेल ना खरीदे। हालांकि इसके लिए तमाम सारी कमेटियां पहले से गठित की गई थी। सन 1943 में GATT यानी गेट नामक एक संस्था का गठन वैश्विक स्तर पर हुआ था, जिसमें भारत, अमेरिका समेत दुनिया के करीब 23 देश शामिल हुए थे। हालांकि यह कोई आधिकारिक संगठन ऐसा नहीं था कि जहां कोई जियो बॉन्ड होता हो और उस पर सभी देश प्रतिबद्ध हों। यह एक औपचारिकता समझौता था ताकि ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया के सभी देशों को व्यापार करने का, अपने मार्केट को स्वावलंबी बनाने का और अपने उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाकर बेचने का एक आसान रास्ता तय हो सके। लेकिन यह समझौता काफी हद तक टूटता नजर आया। 1995 में फिर WTO नाम की एक वैश्विक संस्था का गठन हुआ,
जिसमें करीब दुनिया के 164 देश शामिल हुए, लेकिन उसके बावजूद भी विकसित देशों पर यह आरोप लगता रहा विकासशील देशों की तरफ से कि वह विकसित देश ग्लोबलाइजेशन के दौर में अपने उन विकसित देशों के प्रोडक्ट की मार्केट को ज्यादा ग्रोथ दे रहे हैं और उन्हीं पर ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जिनसे विकासशील देशों का नुकसान हो रहा हो और दुनिया में उनको व्यापार करने के कम अवसर प्रदान कर रहे हों। इस तरीके के तमाम आरोप इन गेट और WTO नामक संस्थाओं पर लगते रहे। अब अगर आप ट्रंप के पूरे राजनीतिक अराजकता को देखें तो कभी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करा के वो अपनी राजनीतिक अराजकता दिखाते हैं, कभी रसिया और यूक्रेन के युद्ध में गलत तरीके से इंटरप्ट करके और वहां के राष्ट्राध्यक्ष को भी जलील करते हैं। आप भारत पाकिस्तान के संबंधों में ले लीजिए तो अमेरिका कभी भी अपनी दखलंदाजी से चूकता नहीं है। दुनिया का कोई भी छोटा देश हो, वहां पर अमेरिका की CIA तख्ता पलट करने में या फिर किसी भी तरीके के राजनीतिक और सत्ता के प्रति अराजकता उत्पन्न करने में पीछे नहीं हटती है। अब अगर भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों पर एक वानगी भर नजर डालें तो टेक्सटाइल, हैवी मशीनरी स्टोर, फार्मा प्रोडक्ट, आभूषण और कीमती धातुएं ये अमेरिका भारत से मंगवाता है, यानी अमेरिका भारत से आयात करता है, जिस पर भारत पर 50% का टैरिफ अमेरिका लगा रहा है। अब अगर इसकी तुलना में भारत की बात करें तो भारत अमेरिका से IT प्रोडक्ट यानी फोन, लैपटॉप, एयरक्राफ्ट और इसकी सारी एसेसरीज, ऑटोमोबाइल्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स और कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी अमेरिका से भारत आयात करता है। अब अगर कुल मिलाकर दोनों देशों में यह देखा जाए तो 2023-24 के एक आंकड़े ये बात बताते हैं कि 6,75,000 करोड़ का भारत ने अमेरिका में आयात किया था और वहीं इसकी तुलना में अमेरिका ने भारत को इसी वर्ष 3,54,000 करोड़ रुपए का निर्यात भी किया था। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो यहां पर आंकड़ा भारत के पक्ष में भी जाता है। अब उसके बाद अगर देखते हैं कंपनी वाइज तो अमेजॉन, गूगल, वॉलमार्ट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकन कंपनियों ने भारत में अपने बिजनेस को स्थायी कर रखा है। वहीं इंडियन कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, टाटा जैसी 4-5 कंपनियों ने अमेरिका में भी अपना बिजनेस काफी हद तक स्टैब्लिश कर रखा है। यूरोप व एशियाई देशों में भारतीय प्रोडक्ट की बढ़ती मांग भी अमेरिका के लिए एक चिंता का प्रोडक्ट बनी है। वो चाहे कृषि पर आधारित प्रोडक्ट हो, चाहे पशुपालन पर आधारित प्रोडक्ट हो या फिर मेडिकल आधारित प्रोडक्ट हो या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उनकी भी खपत जिस तरीके से यूरोप और एशियाई देशों में भारत की तरफ से बढ़ रही है, यह भी एक बड़ा मुद्दा टैरिफ लगाने को लेकर एक खिसियाहट वाला हो सकता है। इसके अलावा विपक्ष भी एक बड़ा आरोप लगाता है और दुनिया के भी तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं कि जिस तरह से भारत के एक बड़े उद्योगपति गौतम अडानी के लिए अमेरिका में माहौल है, एक केस दर्ज है कि जैसे ही गौतम अडानी अमेरिका जाएंगे अरेस्ट कर लिए जाएंगे। इस बात का भी एक बड़ा चिंता का विषय अमेरिका ने भारत के लिए पैदा कर रखा है। अगर बजट लैब की बात करें तो 11.6 लाख करोड़ का नुकसान अमेरिका को भी होगा अगर भारत पर अमेरिका 50% का टैरिफ लगा देता है तो। इसके अलावा अमेरिका की भी पर फैमिली को $100 से $200 में खर्चा तब्दील हो जाएगा, यानी जो अमेरिकन फैमिली $100 में अब तक जो प्रोडक्ट खरीदती है वही प्रोडक्ट को खरीदने में अमेरिकन फैमिलीज को $200 एक्सपेंड करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत को एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका से निपटने के लिए सामूहिक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। यहां पर थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की यानी आत्मचिंतन की भी आवश्यकता है और उस आत्मचिंतन में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी पड़ेगी भारत की सरकार को, भारत के कॉरपोरेट्स को और भारत के ब्यूरोक्रेट्स को और भारत के उन जिम्मेदार लोगों को जो नीति नियंता हैं, ताकि अगर आप देखें तो इंडस वैली की रिपोर्ट के अनुसार भारत की पर कैपिटा इनकम लगातार गिरती जा रही है। 127वें से 140वें नंबर पर भारत की पर कैपिटा इनकम पहुंच गई है। 100 करोड़ की लगभग की आबादी भारत में ऐसी है जिसके पास बमुश्किल अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करने के बाद खर्च करने को पैसा ही नहीं बचता है। यानी 100 करोड़ लोगों की पर कैपिटा इनकम इतनी कम है कि वह पेइंग कैपेसिटी रखते ही नहीं है कि वह किसी अमेरिकन उत्पाद का भारत में परचेज करें। इसके अलावा अमेरिका एक समृद्धशाली देश है। अमेरिका की जीडीपी जितनी बड़ी है उसी के अकॉर्डिंग वहां की पर कैपिटा इनकम भी है। तो भारत की जीडीपी भले ही दुनिया में चौथे नंबर पर ट्रेंड कर रही हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम में भारत के लिए एक चिंता का विषय है।
हंगर इंडेक्स में भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। भारत के कॉरपोरेट्स को, सरकार को, नीति निर्धारण करने वाले लोगों को भारत को एक राष्ट्र के रूप में अमेरिका को जवाब देने की आवश्यकता है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल से डिलीट करके आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एप्स भी आपने अमेरिकन फोन में या फिर चाइनीज फोन में इंस्टॉल कर रखी है। अगर कुछ लोग और भी नए निकल करके आते हैं, कहते हैं कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की कल दोस्ती थी, आज लड़ाई हो गई है, हम इसको इंस्टॉल करके क्यों दुश्मन बने। इस तरीके की जो भी सोच है वो राष्ट्र की प्रगति में निश्चित रूप से बाधक होगी। अगर आप राष्ट्र का भला चाहते हैं तो आप सामूहिक रूप से अपने को ग्रोथ करने में सरकार की नीतियों के साथ रहें, और सरकार अगर वैसी नीतियां नहीं बना पाती है तो आप उसका विरोध भी करें, और सरकार को एक सरकार के रूप में, न कि एक राजनीतिक दल के रूप में यहां पर सोचने की जरूरत है। धन्यवाद। आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आप भी अगर आप मेरे किसी विचार से इत्तेफाक रखते हैं तो आप मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, अन्यथा आपकी भागीदारी देश के लिए बाधक ना बने। आप एक देश के साधक के रूप में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।